हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 10th का एनसीईआरटी साइंस हम लोग डिस्कस करें। जो एग्ज़ाम आने वाला है बीपीएससी टीआरई 78th बीपीएससी, उसके अलावा यूपी पीसीएस, जिस एग्ज़ाम में साइंस थोड़ा कॉन्सेप्चुअल आएगा वहाँ पे एनसीईआरटी साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए हम थर्ड चैप्टर डिस्कस करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले मेटल के बारे में बेसिक जानकारी लेते हैं कि मेटल क्या है। कि कोई भी अगर प्योर स्टेट में है और उसका सरफेस शाइनिंग सरफेस है, जैसे आप लोग को गोल्ड देखते हैं, गोल्ड का क्या होता है, सरफेस काफ़ी शाइनिंग होता है और उसके सरफेस से एक चमक निकलती रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल। मेटल का एक बेसिक प्रॉपर्टी है, और भी प्रॉपर्टी है। कोई कोई आप नॉन मेटल देखोगे वो भी चमकता है, वो भी हम एग्जाम्पल बताएंगे, एक्सेप्शन हम बताएंगे। मेटल एक ऐसा एलिमेंट होता है जो अपने से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देता है। मतलब मेटल से होकर हीट भी पास कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी भी पास करता है। मेटल क्या होता है, मैलिएबल होता है। मेटल क्या होता है, डक्टाइल होता है। मैलिएबल का मतलब मेटल से सीट बनाया जा सकता है, थूर थूर के, मतलब बहुत पत्थर हथौड़े से मार मार के। डक्टाइल का मतलब तार बनाया जा सकता है, वायर बनाया जा सकता है, जैसे कॉपर का वायर बनाया जाता है, तो इसका मतलब कॉपर डक्टाइल है, पतला सा वायर वायर बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल मेटल का क्या क्या है, आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, प्लैटिनम, लेड, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। अब मेटल एक ऐसा एलिमेंट होता है, पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो आप फर्स्ट शुरुआती ग्रुप में होगा, मेजॉरिटी आपको फर्स्ट सेकेंड ग्रुप में होगा। तो शुरुआती ग्रुप में जो होता है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर ऑर्बिट में। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है आउटर ऑर्बिट में, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो क्या करेगा, जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन जो लूज करता है, जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा। Mg इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा, Mg2+ हो बनाएगा। तो इसीलिए मेटल को हम कैसा एलिमेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और अपने ऊपर क्या ले आता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई एग्जाम्पल लेते हैं, क्लोरीन है, वो इलेक्ट्रॉन को लेता है जिसके कारण उस पर माइनस चार्ज आता है, तो इसको हम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट बोलेंगे। अब मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, दो प्रॉपर्टी तो हमने यहाँ पे देख ही लिया था, एक मैलिएबल और सेकंड डक्टाइल। और भी प्रॉपर्टी होती है, एक एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेजॉरिटी मेटल जो होता है ना वो हार्ड होता है, एक्सेप्ट अल्कली मेटल। अल्कली मेटल कौन होता है, जो ग्रुप 1 वाले एलिमेंट होते हैं, ये वाले एलिमेंट जिसमें आते हैं सोडियम, सबसे पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, ये वाले होते हैं ना ग्रुप 1 में जो भी आते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो क्या करते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉन एक, देखो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज कर देंगे तो स्टेबल बन जाएंगे। तो स्टेबिलिटी को पाने के लिए वो क्या करते हैं, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, जिसके कारण वो हाईली रिएक्टिव वाले कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अल्कली मेटल समझ गए। इसमें कौन कौन आते हैं, सोडियम, जैसे Na। और सोडियम के बारे में हमें पता भी है कि इसको हम खुला छोड़ ही नहीं सकते, खुला छोड़ेंगे तो एयर से रिएक्ट कर लेगा, तो इसलिए इसको कहाँ पे रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। पोटेशियम, लिथियम, सब यही कहते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होता है, इवन इसको आप चाकू के धार से भी कट कर सकते हैं। ये ग्रुप 1 एलिमेंट होता है, मैंने बता दिया। हाईली रिएक्टिव होता है, वाटर के साथ तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर ऑर्बिट में। जैसे सोडियम की बात करें तो टोटल प्रोटॉन इसके पास 11 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 1, तीसरे ऑर्बिट में 1, 1। तो 1 ही जल्दी से लूज करना चाहता है ताकि आउटर ऑर्बिट इसका क्या हो जाए, फुल हो जाए। आउटर ऑर्बिट फुल का मतलब स्टेबल हो जाए, तो ये जल्दी से लूज करेगा, तो ये क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन यानी केटायन बना देगा। अल्कली में कौन कौन होता है मैंने बता ही दिया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। ये एक फ्रैंकियम सबसे नीचे वाला होता है। फ्रैंकियम एक रेयर और रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ग्रुप 1 एलिमेंट होने के बाद भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है कौन, फ्रैंकियम। अब एक और चीज आपसे हम पूछे कि भाई रिएक्टिविटी, तो सबने हमने बोल दिया कि ये सारा रिएक्टिव है, तो ज़्यादा कौन रिएक्टिव है, ऊपर से नीचे आएंगे तो रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि मान लो लिथियम की बात करते हैं, इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले घर में 2, दूसरे घर में 1, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 1। तो बीच में क्या होता है, बीच में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है बीच में, जिसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसको छीनना है, लेकिन आपको नहीं लगता ये प्रोटॉन प्रोटॉन इसको रोकेगा जो छीनने आ रहा है, क्योंकि प्रोटॉन भी क्या है, प्लस चार्ज है, और जो छीनने आएगा
वो भी कैसा चार्ज होगा, उसको भी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना, तो ये इसको रोक सकता है क्योंकि ये अट्रैक्ट किए हुआ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को। बट होता क्या है, जितना ये ऑर्बिट बड़ा हो जाएगा, मान लो कोई ऑर्बिट है इतना बड़ा, अब ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को उतना पकड़ के तो रखा ही नहीं है, आराम से छुड़वा के चला जाएगा। तो जितना नीचे जाएंगे उतना बड़ा ऑर्बिट होता जाएगा, उतना बड़ा ऑर्बिट हो जाएगा, तो जितना बड़ा एलिमेंट होता जाएगा उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो हम बोल सकते हैं भाई, जित ऊपर से नीचे आते वक्त, टॉप टू बॉटम आते वक्त रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए ऐसे मेटल को आप कहाँ पे रखते हो, स्टोर करते हो ऑयल में, यानी केरोसिन ऑयल। उसके अलावा आप इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखते हो। इनर्ट एटमॉस्फेयर का मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे कोई हवा ही नहीं या कोई रिएक्ट ही नहीं करता है उसे। नहीं तो यार ये लोग रिएक्ट कर जाते, मॉइस्चर से भी, ऑक्सीजन से, वाटर से, इन सब से रिएक्ट कर जाएंगे। क्लियर? चलिए अब स्ट्रेंथ देखते हैं कि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद कॉपर ही देख लिया। अब कुछ सॉफ्ट एलिमेंट भी है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब सॉफ्ट मेटल है। स्ट्रेंथ क्या है कि मेटल सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सब एक्सेप्शन है कि सारे के सारे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट Hg, मर्क्यूरी। उसके बाद साउंड क्या होता है कि मेटल पे अगर आप कोई चीज़ धक्का मारोगे तो मेटल से जो साउंड निकलेगा वो सोनोरस, काफ़ी सुरीला साउंड निकलेगा। उसके बाद इसीलिए ना मेटल वायर, आप देखो जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पे धागा क्यों नहीं यूज करते हैं, जो गिटार वगैरह वगैरह होते हैं तो उस पर भी यूज करते हैं मेटल वायर, क्योंकि उससे क्या होता है, एक आवाज़ निकलता है। नेक्स्ट क्या है, ये सब मेटल की प्रॉपर्टी है। पहला क्या प्रॉपर्टी देखा था हमने मेटल का, हार्डनेस, हार्ड होता है। सेकंड स्ट्रेंथ होता है। थर्ड स्टेट, हमने देखा था कि मेजॉरिटी सॉलिड में होते हैं लेकिन कुछ लिक्विड में भी होते हैं। साउंड वाला भी हमने देख लिया। कंडक्शन वाला में क्या हो गया, ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इसका यूज इलेक्ट्रिक वायर में किया जाता है, चाहे कॉपर का यूज हो जाए या एल्युमिनियम का यूज हो जाए। इवन पता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कौन होता है, वो होता है सिल्वर। बट आप सिल्वर को यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि सिल्वर महंगा होता है। मैलिबिलिटी मतलब मेटल मैलिएबल होता है, आप इसको थीन प्लेट में कन्वर्ट कर सकते हो, थीन शीट में। डक्टाइल को मतलब तार में कन्वर्ट कर सकते हो। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट मतलब इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा तापमान पे इसको मेल्ट कर सकते हो। एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि ये मतलब सिंपल समझो ना, ये सब हाथ में पिघल जाने वाला चीज़ है। उसके बाद डेंसिटी, मेटल का मेजॉरिटी का डेंसिटी ज़्यादा होता है। कलर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेटल ग्रे कलर का होता है, लेकिन गोल्ड और कॉपर इसमें एक्सेप्शन है। गोल्ड और कॉपर का कलर अलग होता है, मेजॉरिटी आपको ग्रे कलर का दिखेगा। तो ये हमने मेटल, उसके कुछ प्रॉपर्टी, उसके एक्सेप्शन में आपको याद रखना है, एक्सेप्शन। नॉन मेटल क्या होता है, अब मेटल का हमने प्रॉपर्टी देख लिया। नॉन मेटल वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू कंडक्ट नहीं होने देता और ना मेलिएबल होता है, ना उसको पीट पीट के आप चादर बना सकते हो, ना उससे तार बना सकते हो। एग्जाम्पल क्या क्या है, कार्बन, सल्फर, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। अब सही मेन आपको देखो, मेन जो क्वेश्चन पूछेगा ना वो एक्सेप्शन से पूछेगा और कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होगी उससे पूछा जाएगा। इस पे क्या होता है, निगेटिव आयन होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन है, टोटल इसके पास 17 होते हैं, तो 287 है। तो इसका बाहरी फिल होने के लिए क्या चाहिए, एक चाहिए। तो ये किसी से मांग सकता है, मान लो सोडियम से मांगा तो इसके 8 हो गए, तो 8 हो गए आउटर ऑर्बिट में, यानी इसके पास अब कितने हो गए, प्रोटॉन कितने थे इसके पास, देखो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है शुरुआत में। इसके पास 17 यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो क्लोरीन के पास टोटल एटॉमिक नंबर आपको पता है 17 प्रोटॉन है। जितने एटॉमिक नंबर होते हैं उतने प्रोटॉन। अगर एलिमेंट न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन। बट इसको एक चाहिए क्योंकि इसके आउटर ऑर्बिट अभी फुल नहीं है, 287 है। बट सोडियम का देखो, इसके एटॉमिक नंबर 11, 281। अब इसको एक दे देगा तो ये भी ठीक, ये भी ठीक, दोनों खुश हो जाएगा। तो ये अगर सोडियम देगा तो उसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन 11,
इलेक्ट्रॉन 10। तो दुनिया को कैसे बताएगा कि मेरे पास एक प्रोटॉन ज़्यादा है, तो ये दुनिया को दिखाने के लिए एक प्लस चार्ज अपने ऊपर रख लेगा। सेम इलेक्ट्रॉन वैसे ही करेगा, प्रोटॉन तो 17 ही है, इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, तो एक दिखाएगा ना कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नॉर्मल से एक ज़्यादा है। चलिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और कई बार क्वेश्चन आया भी है इससे। निगेटिव आयन उस पर होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए ऐसे को इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। देखो, जो नॉन मेटल होते हैं ना, या तो सॉलिड होंगे या तो गैस होंगे, लिक्विड नहीं होगा एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन लिक्विड के फॉर्म में होता है, वो भी रेड कलर के फॉर्म में होता है। ये रूम टेम्परेचर की बात करते हैं। तो नॉन मेटल या तो सॉलिड होगा ना तो सीधा गैस होगा, लिक्विड बस एक है ब्रोमीन, वो भी रेड कलर का। हार्डनेस की बात करते तो ऑब्वियसली नॉन मेटल ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, ये सॉफ्ट होते हैं। बट एक्सेप्ट कौन है? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन याद रखना, डायमंड। डायमंड सबसे हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है। नेचर में जो भी सब्सटेंस मिलता है उसमें सबसे हार्ड कौन है? डायमंड। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फेज में मिल जाता है। देखो, नॉन मेटल वैसे डल अपीयरेंस देता है, मतलब चमकता वमकता नहीं है, बट डायमंड और आयोडीन एक्सेप्शन है। मैंने बताया ना, नॉन मेटल होने के बावजूद भी चमकता है। तो डायमंड तो चमकता है, तो आपको पता है आयोडीन भी चमकता है। सोनोरिसिटी, ये क्या होता है? ये टिपिकल साउंड नहीं, मतलब आप अगर हिट करोगे ना, जैसे आयरन पे हिट करोगे तो एक आवाज़ आता है, इसमें नहीं आवाज़ आएगा। कंडक्शन, ये बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। बट यहाँ पे समझिए, कार्बन का एक एलोट्रॉप्स होता है। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, एक है ग्रेफाइट, एक है डायमंड, एक है कार्बन 60 वाला, एक और है। ठीक है, 3 है। अब एक और सिंपल आपने वर्ड सुना होगा, एक है लैब ग्रोन डायमंड। लैब ग्रोन डायमंड न्यूज में था। ये लैब ग्रोन डायमंड में एक्चुअली ग्रेफाइट का यूज होता है, याद रखिए, ग्रेफाइट का भी यूज होता है, ये मेन आपको समझना है। कंडक्शन, तो कार्बन के तीनों एलोट्रॉप्स में, कार्बन तो ऐसे नॉन मेटल है, तो कार्बन के तीनों एलोट्रॉप्स में एक एलोट्रॉप्स है, यानी ग्रेफाइट, ये हीट का कंडक्टर है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। समझ में ना, ग्रेफाइट एलोट्रॉप से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी उससे होकर पास हो सकती है। ये यूज होता है एक्चुअली पेंसिल में, आप देख सकते हो। मैलिएबिलिटी और डक्टाइल, नॉन मेटल ब्रिटल होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली लो होता है। डेंसिटी भी लो होता है और बहुत सारे अलग अलग कलर पे होते हैं। एक्सेप्शन, ये मेन, मेजॉरिटी आपको मैं बता ही चुका हूँ। देखो, सारे मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी, ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे। हाईयर, देखो, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। बट जो गैलियम और सीजियम होते हैं ना, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, आपके हाथ में रखोगे तो भी पिघल जाएगा। कार्बन जो ग्रेफाइट होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, उसके बाद भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आयोडीन के बारे में मैंने बता दिया। कार्बन जो होता है डायमंड, वो नॉन मेटल होता है, उसके बाद भी हार्ड होता है, और उसके अलावा इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। अब अल्कली मेटल, मेटल होने के बाद भी वो सॉफ्ट होता है, उसको नाइफ से कट कर सकते हैं, लो डेंसिटी होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो एक्सेप्शन मैंने आपको अलग से एक जगह लिख दिया है, ऑलरेडी वहाँ पे था। ये पॉइंट आपको भूलना नहीं है, ऊपर का नीचे का पूरा भूल जाओ, बट ये आपको भूलना नहीं है। अब मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, मेटल का क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, उससे क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। टॉपिक 3.2.1 जो है, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल आर बर्न्ड इन एयर, मतलब मेटल अगर एयर से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। एक एक करके डिस्कस करेंगे कि एयर में क्या क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे वैसे कि 2Cu कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2CuO बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? कॉपर 2 ऑक्साइड। कॉपर 2 ऑक्साइड को एक और नाम बोला जाता है ब्लैक ऑक्साइड। कॉपर 2 ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? ब्लैक ऑक्साइड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेटल ऑक्साइड वैसे बेसिक इन नेचर होता है, एसिड और बेस में जो बेसिक बेस होता है वो उस नेचर का होता है। बट कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं लाइक एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये कैसे नेचर के होते हैं पता है? ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं।
यानी इसमें दोनों गुण होते हैं। वैसे मेटल ऑक्साइड जो भी होगा उसमें एक ही गुण होगा, बेसिक वाला नेचर, बट इसमें दोनों गुण है। इसमें सॉलिड भी गुण है और सॉरी एसिड भी गुण है और बेसिक भी गुण है, दोनों गुण है। दोनों गुण जिसमें होता है उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक बोलते हैं। एम्फोटेरिक कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों से रिएक्ट करेगा। एसिड है तो बेस से रिएक्ट करेगा, बेस है तो एसिड से रिएक्ट करेगा, तो दोनों से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं प्लस वाटर बनाते हैं। तो ऐसे ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक, मतलब दोनों गुण है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं, मोस्ट मेटल ऑक्साइड पानी में मिलते नहीं है। मोस्ट मेटल ऑक्साइड पानी में मिलते नहीं है, बट कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं लाइक NaOH और KOH, NaOH और KOH, सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड, ये पानी में मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं अल्कलीज। समझ में आया ना। मेजॉरिटी मेटल हाइड्रोक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड पानी में नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ मिल जाते हैं, जैसे NaOH और KOH, ये मिल जाते हैं। सॉरी, ये मिलने के बाद बनाते, अल्कली का एग्जांपल है, मिलते जो इनका एग्जांपल ऑक्साइड के एग्जांपल है Na2O और K2O। ठीक है, ये है सोडियम ऑक्साइड, ये पोटेशियम ऑक्साइड, ये H2O से मिलने के बाद ये बनाते हैं अल्कलीज। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन से हम बोल दिए कि ऑक्सीजन से जिसको रिएक्ट, कुछ ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है कुछ नहीं, लेकिन सब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो एक ही रेट से करेगा, नहीं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने का रेट भी अलग अलग है। जैसे पोटेशियम और सोडियम बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, इतना तेज़ी से इवन आग लग जाता है, इसीलिए इसको कहाँ पे रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। उसके बाद मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में एक ऑक्साइड का एक, जब उसको रिएक्ट करता है ना तो एक ऊपर एक लेयर चढ़ जाता है, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम पे एक लेयर चढ़ जाता है जो इसको फर्दर ऑक्सीडेशन से रोकता है। मान लो ये एक पेंट टाइप का एक लेयर चढ़ जाएगा, एक लेयर चढ़ जाएगा जिसके कारण फर्दर और ज़्यादा ऑक्सीडेशन ना हो पाए, इतना जितना ऑक्सीडेशन है उतना ही रहे। आयरन क्या होगा, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग। आयरन को आप हीट करोगे तो बर्न, जलने नहीं लगेगा, वो पिघल जाएगा, वो अलग बात है, जलने नहीं लगेगा। बट जो आयरन का चूरन होता है, आयरन का जो चूरन जो बचता है वो बहुत तेज़ी से जलता है, क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा पार्टिकल होते हैं। अगर उसको स्प्रिंकल करेंगे ना, जैसे हम बारूद को स्प्रिंकल करते हैं आग पे, तो बहुत ज़्यादा आपको आग और फैलता हुआ दिखेगा, सेम इस तरह भी दिखेगा। उसके बाद कॉपर भी जलेगा नहीं, बट ये कॉपर को अगर हॉट करेंगे ना, गर्म करेंगे ना, तो एक ब्लैक कलर का कोट ऊपर आ जाएगा, ब्लैक कलर का कॉपर पे आ जाएगा। क्या वो ब्लैक कौन चीज़ होता है, वो कॉपर ऑक्साइड होता है। उसके बाद सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, ये कुछ भी कर लो, तापमान बढ़ा दो, ये रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और इवन हाई टेम्परेचर दे आर लीस्ट रिएक्टिव। और सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं, सोडियम होते हैं। एक टर्म होता है एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग का मतलब होता है एल्युमिनियम का एक, देखो एक एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है जिससे रिएक्शन कम हो, कोरोजन कम हो, एक लेयर ऊपर से चढ़ जाएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, क्या क्या डिस्कस किया, सबसे पहले मेटल और ऑक्सीजन का रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, और सबसे पहले कॉपर का एग्जांपल बताया। उसके बाद और क्या क्या बताया हमने कि मेटल जनरली वो बेसिक नेचर का होता है, बट कुछ उसमें एम्फोटेरिक नेचर का होता है, एसिड और बेसिक दोनों नेचर का होता है। मेजॉरिटी मेटल ऑक्साइड वाटर में पिघलता नहीं है, बट कुछ पिघल के क्या बनाते हैं, अल्कलीज बना देते हैं, NaOH और KOH बनाते हैं। आयरन की बात करें, और सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन भी डिफरेंट होता है, जैसे पोटेशियम और सोडियम बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं, बट कुछ होते हैं बहुत धीमे धीमे रिएक्ट करते हैं। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम एक कवर बना लेता है अपने ऊपर ताकि वो फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो सके। आयरन को आप कुछ भी कर लो, ज़्यादा बर्न नहीं होगा, बहुत तेज़ी से नहीं जलेगा, बट जो आयरन का फीलिंग होता है वो जलने लगेगा। कॉपर क्या होता है, कॉपर नहीं बर्न करता है, बट कॉपर पे एक लेयर चढ़ जाता है। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम को कुछ भी कर लो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट नहीं करेगा, इवन आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो भी नहीं करेगा। Na सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। एनोडाइजिंग का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि एक थिक लेयर बन जाता है एल्युमिनियम का।
जो इसको रेसिस्टेंट बनाता है फर्दर कोरोजन से। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल वाटर से रिएक्ट करता है। रिएक्शन ऑफ मेटल का रिएक्शन वाटर से होता है। 3.2.2 जो टॉपिक है वो है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। में काफ़ी डिटेल में करा रहा हूँ मैं, इसको बहुत शॉर्टकट कर सकता था, मैं 10 मिनट का वीडियो बनाता, बट मैं चाह रहा हूँ कि अभी क्योंकि डेट बढ़ेगा तो आप लोग थोड़ा, क्योंकि यूपीपीसीएस और बीपीएससी दोनों का डेट बढ़ेगा, तो आप आराम से इन दोनों बुक में आराम से आप दे सकते हो टाइम, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, तो कि क्वेश्चन इधर उधर डोले फिर भी आप हैंडल कर लो। चलो, मेटल क्या करता है, मेटल फॉर्म बनाता है, रेस्पेक्टिव हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है जब वो वाटर से रिएक्ट करता है। होता क्या समझो, मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले मेटल ऑक्साइड बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। ठीक है, समझ गया कि मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। बट कुछ मेटल ऑक्साइड पानी में और पिघलते हैं, मैंने बताया था कुछ मेटल ऑक्साइड जो पानी में पिघल सकते हैं वो पानी में और पिघलते हैं, वो पानी में पिघलते हैं, पानी में और पिघलते हैं तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बना लेते हैं। समझ में आया? बट ये सारे के सारे नहीं करते, और इवन सारे के सारे मेटल आपको पानी में पिघलते भी नहीं है, हमें पता है। अब देखो, अब हम 3 टाइप का केस बनाएंगे। एक केस बनाएंगे कि मेटल पानी को देखते ही तड़पने लगता है, छटपटाने लगता है, चाहे ठंडा पानी हो गर्म पानी हो, वो बिल्कुल वायलेंट रिएक्ट करेगा। कुछ ऐसा देखेंगे कि मेटल गर्म पानी में ही रिएक्ट करेगा, ठंडा पानी में ही रिएक्ट नहीं करेगा। कुछ ऐसा हम देखेंगे जो स्टीम में रिएक्ट करेगा, पानी में रिएक्ट नहीं करेगा। तो चलिए हम एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, पहला, मोस्ट ऑफ द मेटल जो पानी में रिएक्ट नहीं करता, जो रिएक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं। सिंपल। अब देखो कुछ कुछ केस मैंने बताया था ना, वो देखते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। देखो, ये वाला है वो ठंडा पानी हो आराम से रिएक्ट करेगा, इवन ठंडा पानी में भी। ये क्या होगा, ये ठंडा पानी में रिएक्ट कर सकता है बट उतना जितना ये वायलेंट होता है, आग पकड़ लेता है, ये वायलेंट कम होगा, वायलेंट कम होगा तो आग नहीं पकड़ेगा। सिंपल। ये क्या होगा, ठंडा पानी में रिएक्ट नहीं करेगा, इसको रिएक्शन करने के लिए गर्म पानी चाहिए। इसको क्या चाहिए, चाहे ठंडा या गर्म दोनों में से चलेगा नहीं, इसको स्टीम चाहिए। मैंने बताया था इसको ठंडा पानी से भी काम चल जाएगा बट ये वायलेंट भी होगा। इसको ठंडा पानी से भी काम चल जाएगा, मतलब ये वायलेंट नहीं होगा, आग नहीं पकड़ेगा, रिएक्ट करेगा बट आग नहीं पकड़ेगा। ये क्या है, ठंडा से काम नहीं चलेगा भाई, गर्म पानी चाहिए। इसमें क्या होता है, ठंडा गर्म पानी कुछ नहीं चाहिए, स्टीम चाहिए, वाष्प चाहिए। तो एक तो बेसिक आप याद कर सकते हो सोडियम और पोटेशियम वाला बात कि ये वाटर से सोडियम Na और K ये रिएक्ट करेगा, ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा। मैंने क्या बताया था कि कुछ रिएक्ट करेगा पानी से तो बस ऑक्साइड बनेगा, और इसको और पानी में मिलना है तो क्या बना लेगा, हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा। तो ये डायरेक्टली हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। और ये क्या करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2K प्लस 2H2O। ये K एक सॉलिड है पोटेशियम और ये लिक्विड है। ये क्या बनाता है, 2KOH प्लस H2 गैस रिलीज करता है और प्लस हीट एनर्जी। तो ये पानी वाला होता है, पानी के साथ, तो इसको एक्वस बोलते हैं। समझ में आया? तो पोटेशियम के साथ वाटर आप मिलाए हो तो एक तो KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, प्लस H2 रिलीज हो रहा है, साथ साथ हीट एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि सेम पोटेशियम जो काम कर रहा है वही सोडियम काम करेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो सोडियम मेटल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH के जगह पे NaOH बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा एलॉन्ग विथ लॉट ऑफ हीट, मतलब हीट हीट रिलीज करेगा। जो हीट रिलीज करता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हीट को इनटेक करता है उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। व्हेन रिएक्टिंग विथ वाटर, तो ये बहुत वायलेंट रिएक्शन होगा, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है ना, इसके कारण ये इमीडिएटली वाटर में आग पकड़ लेता है। हाइड्रोजन गैस रिलीज करने के कारण इमीडिएटली ये आग पकड़ लेगा। बट यहीं पे अगर हम कैल्शियम लेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस बनेगा भाई, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके पास देखो, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा एंड हीट भी।
लेकिन ये लेस वायलेंट होगा, नॉट सफिशियंट हीट फॉर हाइड्रोजन फायर, मतलब हाइड्रोजन में आग लगाने के लिए एक जो हीट एनर्जी चाहिए था उतना हीट इसके पास आया ही नहीं भाई। ठीक है, समझ में आया कि इसके पास उतना हीट आ गया था, इसके पास उतना हीट आया नहीं, दोनों काम वही कर रहा है, बट ये ज़्यादा वायलेंट है, ये कम वायलेंट है। थर्ड, मैग्नीशियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये बहुत स्लोली रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस भी बना लेता है, बट ये कोल्ड वाटर के साथ नहीं, इसको चाहिए गर्म पानी। समझ में आया? चलो, कुछ मेटल ऐसे होते हैं लाइक एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, ये रिएक्ट नहीं करता है। देखो कुछ मेटल होते हैं, मेटल एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, इसी के बारे में मैं बता रहा हूँ कि ये ना कोल्ड वाटर ना हॉट वाटर से रिएक्ट नहीं करते, ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं और ये मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। मैंने आपको बताया था, देखो शुरुआत में ही यहाँ पे देखो कि अगर मेटल में वाटर मिलाया तो शुरुआत में मेटल ऑक्साइड बनेगा, मेटल और तड़प रहा है, देखो मेटल ऑक्साइड भी तड़प रहा है पानी से मिलने के, तब जाके हाइड्रोक्साइड बनेगा। बट जिंक के केस में, एल्युमिनियम के केस में, आयरन के केस में भाई इतना पे ही आकर रुक जाता है, सेकेंड स्टेप होता ही नहीं है। इतना हो गया वो भी काफ़ी है, वो भी इसको न ठंडा पानी से हो रहा है न गर्म पानी से हो रहा है, स्टीम से हो रहा है, मैंने बताया ना स्टीम से हो रहा है। आयरन क्या करता है, रस्ट बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होते हैं ना उससे रिएक्ट करता है, यानी मेटल ऑक्साइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। बट ये आग तो दूर की बात है। मुझे क्या लगता है पता नहीं कि इससे क्वेश्चन आने ही वाला है, इस टॉपिक से ये से क्वेश्चन आने ही वाला है, या जब आ जाए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा तो ये पूछेगा, थोड़ा टफ करेगा। तो देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम ये वाटर से हैवी होते हैं, बट उसके बाद भी वाटर में फ्लोट करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने देखा कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट करने के कारण ही क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। और हाइड्रोजन गैस जो होता है ना, ये मेटल के सरफेस पे बबल के फॉर्म में रहता है, बबल के फॉर्म में स्टिक रहता है, चिपका ही इसके रहता है, इसके कारण ये फ्लोट करते हैं। तो ये आपका आंसर होगा कि हाइड्रोजन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस उसमें बबल का फॉर्म लेके उस मेटल से चिपका रहता है, जिसके कारण इन्हें फ्लोट करते हैं। बस इतना आप ध्यान रख लो। रिएक्टिविटी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ये सब तो रिएक्ट करते ही नहीं उतना, ये सबको पीछे ही रहने दो। मेटल क्या करता है, अब मेटल का रिएक्शन हम डाइल्यूट एसिड से कर दें, मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से करें तो यहाँ पे मैं एक एक्सेप्शन बताऊंगा क्या होता है। मेटल क्या बनाएगा, सॉल्ट बना लेगा, और साथ ही साथ मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से करने पे मेटल सॉल्ट बनेगा और प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगा। बट प्लीज़ आप यहाँ पे HNO3 नहीं रख देना। देखो डाइल्यूट एसिड के जगह पे अगर हम एक एसिड रखते हैं, क्या कौन सा एसिड, नाइट्रिक एसिड रखते हैं, तो पता है क्या दिक्कत हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज ही नहीं होगा। क्यों नहीं रिलीज होगा भाई, रिलीज होगा बट वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि HNO3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है। दूसरे का ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन हमें पता है। ऑक्सीडेशन दूसरे का मतलब एक परिभाषा हमने देखा था ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीडेशन है। तो यहाँ पे जो भी हाइड्रोजन गैस बनेगा उसको ये रिमूव कर देगा, हटा देगा, तो ये खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद का क्या कर लेगा, खुद का रिडक्शन कर लेगा। खुद का रिडक्शन क्या करेगा, यानी खुद का ऑक्सीजन हटा देगा। तो ये क्या बन सकता है, खुद का क्या बना देगा, खुद का NO2 बना सकता है, या कुछ भी NO बन सकता है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। ये नाइट्रॉक्स ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ये आपने देखा होगा, ये लाफिंग गैस में मिलता है। और ये कहाँ मिलता है, ये एसिड रेन में मिलता है, NO2 और SO2, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। It oxidize the H2 produce into water और it get reduced to any of the nitrogen। खुद रिडक्शन हो कि ये बना लेगा, और जो H2 से क्या बना देगा, वाटर बना देगा। H2 को खा के H2 से वाटर बना देगा। अब जो बट मैग्नीशियम और मैग्नीज ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो और H2 इवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे बहुत सारे HNO3 से रिएक्ट नहीं कर रहे थे, बट मैग्नीशियम और मैग्नीज HNO3 से रिएक्ट करके और H2 जो रिलीज कर रहा है वो रिलीज कर ही दे रहे थे। ये रिएक्टिविटी सीरीज देख लो आप,
उसके बाद यहाँ पे क्या है, एक टर्म आपने देखा होगा एक्वा रेगिया, इसका मतलब होता है रॉयल वाटर। इसमें दो चीज़ मिला होता है, एक तो नाइट्रिक एसिड होता है और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये 3 यूनिट होता है, ये एक यूनिट होता है। और इवन ये नोबेल मेटल को पिघला सकता है। जैसे हमने सुना कि यार गोल्ड को पिघलाना बहुत मुश्किल है, प्लैटिनम को पिघलाना बहुत मुश्किल है, उसको भी ये पिघला देता है। इसका जो मेनली यूज होता है ना, ग्लास वेयर को क्लीन करने में, प्रीशियस मेटल को रिफाइन करने में, और भी केमिकल एनालिसिस में काम होता है। और ये बहुत इंस्टेबिलिटी होता है, इसके कारण इसको तभी बनाया जाता है जब इसकी ज़रूरत होती है। अब एक मेटल अगर दूसरे मेटल सॉल्ट से रिएक्ट करे, एक मेटल है और दूसरे तरफ मेटल सॉल्ट है, तो मेटल एक, दूसरा क्या, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ बी, ये रिएक्ट करेगा। तो क्योंकि मान लो ए ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इसके रिएक्ट कर लेगा और बी को बाहर भेज देगा, तो मेटल बी अकेला बच जाएगा और ये बन जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए, ये इसके साथ मिल जाएगा, बी को बाहर भेज देगा। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को भगा देता है। रिएक्टिविटी तो हमने देखा, जो पीरियोडिक टेबल में जो टॉप टू बॉटम जितना आते आते रहते हैं वो रिएक्टिविटी कम होता जाता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, कम 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 रिएक्टिव होते रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर नीचे आएंगे तो कमता जाएगा। ये जो आगे आने वाला टॉपिक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल, ये बुक में नहीं दिया हुआ है। तो अगर आप सिर्फ बुक का पढ़ना चाहते हैं कि बुक से ज़्यादा एक्स्ट्रा एक शब्द नहीं पढ़ना चाहते, तो आप 2 से 3 मिनट आप स्किप कर सकते हो। बट मैं बता दे रहा हूँ, जिनको देखना है वो देख सकते हैं पॉइंट 3 से 4 मिनट। उसके बाद क्योंकि बुक में यहाँ से दिया हुआ है, फिर यहाँ से देखो, यहाँ से आयोनिक कंपाउंड वाला पार्ट से, तो थोड़ा वही है। नॉन मेटल है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बना लेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जिससे हीट रिलीज होता है। बट अगर कार्बन को आप जला रहे हो बट एयर में ऑक्सीजन का कमी है, इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ, मतलब एयर ही कम दे रहे हैं, तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, खराब होता है। ठीक है, और हम इनहेल करते हैं ना तो हमारे बॉडी को ये खराब पहुंचाता है, फैटल होता है। क्योंकि हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन को मिला, और कार्बन मोनोऑक्साइड मिला, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को जल्दी ले लेता है हेमोग्लोबिन, तो इसीलिए हमारे बॉडी के लिए खराब होता है। सल्फर क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड देता है, ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। और सल्फर को अगर बाहर रखें ना, एयर में रखेंगे तो सल्फर में आग लग जाता है, और हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बन गया, ठीक है, अभी बन गया नॉन मेटालिक से, ये किस नेचर का होता है, एसिड, और एसिड नेचर का होता है तो क्या होगा, ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में। तो हम कर ही चुके हैं। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको फिर से पानी में मिलाओगे तो क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड में फिर से पानी मिलाओगे तो सल्फोरस एसिड बनेगा। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड देगा अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, मतलब SO2 में O2 मिलाएंगे तो कुछ और मिलके सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है, H2SO4 बन सकता है। अगर नॉन मेटल को रिएक्ट करेंगे क्लोरीन से तो क्या बनेगा, नॉन मेटल क्लोराइड बनेगा। और नॉन मेटल को हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो कोवैलेंट हाइड्राइड बनेगा। सेम यही, सल्फर को कंबाइन करेंगे हाइड्रोजन से तो कोवैलेंट हाइड्राइड, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। नाइट्रोजन को अगर हाइड्रोजन से मिलाते हैं, नाइट्रोजन कंबाइंड विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट, तो एक कोवेलेंट हाइड्राइड अमोनिया बन जाएगा। उसके बाद बट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम टू इवॉल्व, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है, और ये डाइल्यूट एसिड से, जो ये मेटल कर रहा था ना, ये दोनों चीज़ नहीं करता है। तो मेटल का हम रिएक्शन किस चीज़ से देखें, हाइड्रोजन, सॉरी नॉन मेटल का हाइड्रोजन से, उसके बाद ऑक्साइड से, सॉरी हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, यही देखें, और वाटर से। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मेटल और नॉन मेटल का आपस में रिएक्शन करवाते हैं, जैसे मैंने आप लोग को बताया था सोडियम और क्लोरीन का आपस में रिएक्शन कराएंगे तो ये Na+ चार्ज बन जाता है, इस पर Cl- चार्ज बनता है। तो जो बनेगा वो कैसा बनेगा, Na+Cl-, तो ये एक आयोनिक कंपाउंड होगा, क्योंकि इसमें
पॉजिटिव चार्ज है, इसमें निगेटिव चार्ज है। इस चार्ज को क्या बोलते हैं? आयंस। या तो लॉस करेगा या तो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। अब पॉजिटिव आयन का मतलब क्या होता है? जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, जैसे हमने सोडियम पे देखा, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव आयन। निगेटिव आयन जिस पे निगेटिव चार्ज होता है उसको निगेटिव आयन बोलते हैं। और ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज आपस में मिलेंगे तो क्या बनेंगे? NaCl। और ये कंपाउंड बनेगा तो कैसा कंपाउंड बन जाएगा? ये न्यूट्रल बन जाएगा। कंपाउंड न्यूट्रल ही होना चाहिए, ये ध्यान रखो। अब आयोनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, उसके बाद हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। अब देखो, ये आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं। क्योंकि सॉलिड क्यों होते हैं? क्योंकि Na+ और Cl- आपस में बहुत ग्रेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, एक दूसरे को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, जिससे आयोनिक कंपाउंड सॉलिड बन जाता है। आयोनिक कंपाउंड ब्रिटल और नेचर होता है, जब इसको तोड़ते हैं तो ब्रेक कर सकता है। हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऑब्वियसली जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा ही होगा। ये पानी में जनरली डिजॉल्व कर जाता है, मिल जाता है, पानी में मिल जाएगा। बट ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, आयोनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं मिलता है, लाइक केरोसिन, पेट्रोल, इन सब में नहीं मिलता है। सॉलिड स्टेट में रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाना है तो दो चीज़ कर सकते हैं, या तो पानी में मिला दो, या तो इसका मोल्टन स्टेट मतलब कीचड़ वाला जो गाढ़ा स्टेट होता है ना, दोनों में से कोई स्टेट रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने देगा। बट सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देगा। पानी मिल जाएगा बट केरोसिन और पेट्रोल में नहीं मिलेगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। तोड़ सकते हैं आप इसको, सॉलिड को जैसे तोड़ते हो, और ये सॉलिड के फॉर्म में होगा। देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अकरेंस, कि मेटल मिल रहा है। लेकिन मेटल मिलने का मतलब थोड़ी आप उसको निकाल लोगे, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली हो सकता है, फिजिबल ही नहीं हो निकालना। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ मेटल कहाँ होता है? अर्थ के क्रस्ट पे हो सकता है, और समुद्र के पानी में भी होता है। जैसे बहुत सारे नमक जो होगा है, सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सी वाटर में ही होता है। और सी के सरफेस पे और अर्थ क्रस्ट पे बहुत सारे मेटल मिलते हैं। मिनरल क्या होता है? ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। बट इस मिनरल में से जिसको हम निकाल सकते हैं, जिससे हम मेटल बना सकते हैं, उसको हम ओर बोलते हैं, ओर्स। द मिनरल फ्रॉम व्हिच अ मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर। मतलब उस मिनरल से जिससे मेटल निकाल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओर्स बोलते हैं। अब देखो, तीन टाइप का मेटल होता है। अगर मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ, समझो। अगर मेटल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मेटल रिएक्टिव है, एक मीडियम लेवल रिएक्टिव है, एक लो रिएक्टिव है। भाई अगर वो रिएक्ट किसी से नहीं करता है, किसी से रिएक्ट नहीं करता है, तो हो सकता है वो अकेले मिल जाए। अगर मीडियम रिएक्टिविटी है तो किसी के साथ मिल सकता है। और हाई रिएक्टिविटी, बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी है, तब तो अकेले मिलेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जो मेटल, जो मैंने आपको बताया था, जो बॉटम में था लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब कैसे आपको मिलेगा? ये सब लीस्ट रिएक्टिव है। ये फ्री स्टेट में भी मिल सकता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। कॉपर और सिल्वर जो होता है ना, वो सल्फाइड और ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है। किसके फॉर्म में? सल्फाइड और ऑक्साइड के फॉर्म में मिल जाएगा। जो मिडिल रिएक्टिविटी होता है, जैसे जिंक, Fe और Pb होता है, ये ऑक्साइड और सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में मिल जाता है। अकेले ये भी नहीं मिल रहा है, मतलब आपको नीचे से ऊपर लाके आपको एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है इसे मेटल। मतलब ये अगर रिएक्टिविटी कम है उसके बाद भी किस फॉर्म में आपको मिलेगा? सल्फाइड या ऑक्साइड के फॉर्म में। मिडिल वाला रिएक्टिविटी है तो ऑक्साइड, सल्फाइड और एक और, ये दोनों तो है ही, एक कार्बोनेट के फॉर्म में मिल सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी है तो फ्री स्टेट में कभी मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो, मेनी मेटल आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड बिकॉज ऑक्सीजन इज एबंडेंट इन नेचर एंड इट इज़ वेरी रिएक्टिव। बहुत सारे मेटल होते हैं ना, वो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं। और अब बोलोगे ऑक्साइड के फॉर्म में क्यों ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन तो एबेंडेंट है नेचर में और रिएक्टिव भी है। दोनों चीज़ें, होना और रिएक्शन करना दोनों इंपॉर्टेंट होता है। पहले है ऑक्सीजन बहुत, फिर रिएक्ट कर जाता है, इसलिए बहुत सारे मेटल आपको ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे। मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? मान लो हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? हमें ओर मिलेगा। ओर से हमें क्रूड मेटल कन्वर्ट करना है, क्रूड मेटल से फिर हम
मेटल क्रिएट करना है। इसका तरीका है, सबसे पहला है कॉन्सेंट्रेशन या उसको इनरिचमेंट ऑफ ओर बोलते हैं। उसके बाद जो कॉन्सेंट्रेटेड या इनरिचमेंट वाला जो ओर होगा उसको क्रूड मेटल में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको रिफाइन करेंगे और प्योर मेटल में कन्वर्ट करेंगे। 3 स्टेप है। ये तीनों जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है ना, जो 3 स्टेप है, तीनों अलग अलग काम करता है अलग अलग मेटल में। अगर कोई मोस्ट रिएक्टिव हो तो अलग काम करेगा, मीडियम रिएक्टिव में अलग काम करेगा, लीस्ट रिएक्टिव में अलग काम करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, अगर कोई मेटल, इसको डिटेल में नीचे फिर डिस्कस करेंगे, कोई मेटल अगर हाई रिएक्टिव है, मीडियम रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव है। अगर मान लो हाई रिएक्टिव है तो उस ओर का सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा और उससे डायरेक्टली प्योर मेटल बन जाएगा। समझ में आया? अगर लाइक सोडियम है, मैग्नीशियम है, कि उसमें क्या हो जा रहा है, हाई रिएक्टिविटी है, तो सिंपल एक प्रोसेस होगा इलेक्ट्रोलाइसिस और उससे प्योर मेटल बन जाएगा। मीडियम रिएक्टिविटी है तो डिपेंड करता है और किस टाइप का। अगर कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन होगा, सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग होगा। अब इस कैल्सिनेशन से या इस रोस्टिंग के बाद क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड बनेगा। ऑक्साइड बन गया, आप पहले इसको रिड्यूस करो, रिडक्शन करेंगे, फिर प्यूरिफिकेशन होगा। ये किस में हम बोलता है, मीडियम रिएक्टिविटी वाला 2 टाइप का है, या तो कार्बोनेट हो सकता है या तो सल्फाइड हो सकता है। कार्बोनेट होगा तो कैल्सिनेशन प्रोसेस होगा, सल्फाइड होगा तो रोस्टिंग वाला प्रोसेस होगा, रोस्टिंग से ऑक्साइड ऑफ द मेटल बनेगा, फिर रिडक्शन से प्योर मेटल बन जाएगा। ये वाला तरीका, यही जो इतना तरीका है, ये लो रिएक्टिविटी वाला में काम करता है। इससे सल्फाइड और से रोस्टिंग, रोस्टिंग से मेटल, मेटल से रिफाइनिंग। करेक्ट है ना? चलिए अब हम एक एक करके समझते हैं। पहला क्या है, इनरिचमेंट। इस प्रोसेस में पूरा आपको याद नहीं रखना है, बस समझ लीजिए। ओर का कॉन्सेंट्रेशन का सिंपल मतलब है, ओर में जो भी इम्प्यूरिटी है, जैसे मिट्टी, सैंड, स्टोन या सिलिकेट, जो भी माइन से उठ के चला आया भाई, इसको हटा दो, इसको पहले साफ करना होगा। इसी जो इम्प्यूरिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, गॉज बोलते हैं। ठीक है ना? ओर के कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ही है इम्प्यूरिटी हटाना, इसको इनरिचमेंट ऑफ द ओर बोलते हैं। फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से हटाया जा सकता है, ये तरीका सब दिया हुआ है। ग्रेविटी सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोटेशन प्रोसेस, ये सब प्रोसेस। अब हम क्या करिए, अब हम बना लिए, अभी हम ओर को साफ कर लिए, यानी हम इनरिचमेंट ऑफ ओर बना लिए। अब क्या करना है, अब हम उस ओर को, जो साफ सुथरा ओर है, उसका गंदगी उंदगी हटा दिया है, इस साफ सुथरा ओर को हम, ओर से हमें क्या बनाना है, क्रूड मेटल बनाना है। क्रूड मेटल क्या है, अब इसको डायरेक्टली क्या करना है, मेटल से आपको ऑक्साइड बनाना है। ठीक है, इट इज easy to obtain from metal from their oxide, so ore found in the form of sulfide and carbonates are first converted to oxide by the, देखो सिंपल समझो, अगर वो डायरेक्टली पहले ऑक्साइड के फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं, मेटल का आपको ऑक्साइड बनाना होगा क्रूड के लिए, बट ऑक्साइड के फॉर्म में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इट इज ईजी टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम देयर ऑक्साइड, मतलब अगर कोई ऑक्साइड है ना, तो हमारे पास बहुत, मतलब मेटल ऑक्साइड है, मतलब मान लो कोई सोडियम ऑक्साइड है, तो अगर हमें मेटल का ऑक्साइड हमारे पास है तो उसको बहुत आसान तरीका है रिडक्शन। उस रिडक्शन से हम क्या कर सकते हैं, प्योर मेटल बना सकते हैं। बट अगर कोई सल्फाइड है या कार्बोनेट के फॉर्म है तो भाई इन दोनों को पहले ऑक्साइड बदलो, ऑक्साइड से फिर रिडक्शन करो, फिर प्योर करो। समझ में आना है? तो इसका तरीका है, कौन कौन सा तरीका है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। मैं समझाता हूँ एक बार, देखो अभी तक हमने क्या कर लिया, ओर को साफ कर लिया, जो उसकी इम्प्योरिटी थी उसको हटा दिया। अब अगर ओर जो साफ किया है वो किस टाइप का, क्रूड मेटल है, तो क्रूड मेटल अकेले तो नहीं होगा, क्रूड मेटल अगर मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में होगा तो हम तो बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि इससे हम प्योर मेटल निकालना रिलेटिवली आसान होता है, सीधा रिडक्शन करो प्योर मेटल निकाल लो। बट अगर ये सल्फाइड होगा, मेटल सल्फाइड होगा या मेटल कार्बोनेट होगा, तब हमारे पास थोड़ा मुश्किल है। पहले इन दोनों को ऑक्साइड में कन्वर्ट करो, फिर इसका रिड्यूस करो, फिर इससे प्योर मेटल निकाल लो, यही होता है। रोस्टिंग क्या करता है, सल्फाइड ओर को एक्सेस एयर में हीट करते, गर्म करते, तो ये ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। रोस्ट कर देना मतलब कि सल्फाइड ओर को आप गर्म कर रहे हो बट हवा बहुत ज़्यादा दे रहे हो। कैल्सिनेशन क्या कहता है, इसमें कार्बोनेट ओर को हीट कर रहे हो बट हवा कम दे रहे हो, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर दे रहे हो। तो कैल्सिनेशन जो होता है ना,
कैल्सिनेशन है प्रोसेस, ये कार्बोनेट को कम हवा में गर्म करते हैं जिससे वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और सल्फाइड और रहता है, इसको ज़्यादा हवा में गर्म करते हैं, इसको रोस्टिंग कहते हैं। बनना दोनों को वही है, बनना दोनों को ऑक्साइड ही है, क्योंकि भाई ऑक्साइड बनने के बाद हमें आसानी होगी कि फिर उसे रिड्यूस करके प्योर मेटल बना ले। सिंपल। हीटिंग ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल टू टर्न देम ए मेटल इज नोन एज रिडक्शन। अब देखो यहाँ पे हमने कैल्शियम का क्या देखा, लिमिटेड एयर सप्लाई ऑफ एयर दिया, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर दिया। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंस सब कुछ समझ सकते हैं। कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर पे काम करता है, ये सल्फाइड ओर पे। भाई इसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, मतलब इवन जो एयर का सप्लाई कम है तो ऑक्सीजन भी तो बिल्कुल कम होगा। और ये जलने के बाद ZnCO3 जलने के बाद ZnO और प्लस CO2 बनेगा, यानी जिंक ऑक्साइड बन गया ना, या मेटल का ऑक्साइड तो बन गया ना। अब इसको हम बस रिड्यूस करेंगे। सेम इसमें भी, इसमें बनता क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो सल्फाइड ओर को अगर गर्म करते हो तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, SO2 गैस। अब देखो, अब एक एक करके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जो हमने डिस्कस किया था, जो पिक्चर की सबसे राइट साइड वाला में, कि जो लो रिएक्टिविटी है, लीस्ट रिएक्टिविटी में पहला स्टेप क्या होता है, सल्फाइड ओर बनता है, फिर रोस्टिंग करता है, फिर मेटल बनाते हैं, फिर रिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे वही हुई, यहाँ पे एग्जाम्पल यह है, दो एग्जाम्पल है, एक मर्क्यूरी और एक कॉपर। आपको याद रख लेना है, मर्क्यूरी का ओर क्या है, सिनेबार, और कॉपर का ओर क्या है, कॉपर ग्लांस, Cu2s। क्या है, Cu2s। तो ये भी कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में है ना, ये भी सल्फाइड के फॉर्म में है ना, HgS। तो यानी लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है तो एक कौन सा ओर है, सल्फाइड ओर है। सल्फाइड ओर को पहले क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, यहाँ पे वही दिया हुआ है। ये फर्स्ट हीटेड इन एयर दिस टर्न HgS मर्क्यूरी सल्फाइड और सिनेबार इनटू, पहले HgS से क्या बनेगा, मतलब ये मान लो यहाँ पे हम लेते हैं HgS से पहले क्या बनेगा, HgO ऑक्साइड बनेगा। ऑक्साइड को फिर से गर्म करके रिड्यूस करेंगे तो क्या बन जाएगा, Hg मेटल अलग हो जाएगा। यही ना हम देख रहे थे। लो रिएक्टिविटी वाला में सल्फाइड और है, रोस्टिंग करके गर्म कर दो। और जब रोस्टिंग कर रहे थे तो गर्म कर रहे थे तो यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस भी था और इवन हवा भी ज़्यादा था। रोस्टिंग करते तो हवा बहुत ज़्यादा होता है। फर्स्ट हीटेड इन एयर, उसके बाद ये क्या है, ये लो रिएक्टिविटी है, समझे ना। तो सल्फाइड के फॉर्म में है, इसको सिनेबार भी बोलते हैं, HgO, इसको मर्क्यूरी ऑक्साइड भी बोलते हैं। तो पहले HgS से HgO बनेगा, HgO से फिर Hg होगा। और आपको मैंने यहाँ पे बताया है एक चीज़ कि भाई अगर रोस्टिंग करोगे तो क्या रिलीज होगा, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होगा। और कैल्सिनेशन करोगे तो क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ये आराम से पूछ सकता है कि भाई क्या रिलीज होगा, ये पूछ सकता है। कॉपर मेटल का भी वही है, कॉपर ग्लांस को आप करोगे तो पहले कॉपर ऑक्साइड बनेगा, कॉपर ऑक्साइड से फिर आप क्या करोगे, रिड्यूस करोगे तो कॉपर से कॉपर बन जाएगा, सिंपल। अब मिडिल रिएक्टिविटी वाला देखते हैं एग्जाम्पल। मिडिल रिएक्टिविटी वाला में एग्जाम्पल देखिए, आयरन जिंक लेड है, ये मिडिल रिएक्टिविटी वाला है। और ये मिडिल रिएक्टिविटी वाला में हमने बताया था कि कार्बोनेट और भी हो सकता है और सल्फाइड और भी हो सकता है, बट दोनों का तरीका अलग अलग है। दोनों से अलग अलग तरीका से हमें ऑक्साइड बनाना है, ऑक्साइड को फिर रिड्यूस करना है, फिर मेटल बनाना है, यही ना। तो जैसे मान लो जिंक के दो हम और देखते, एक जिंक सल्फाइड है, मतलब सल्फाइड वाला, और एक कैलामाइन है। कैलामाइन को हम जिंक स्पार भी बोलते हैं। ये किस टाइप का है, कार्बोनेट ओर है। अब देखिए, सबसे पहले सल्फाइड ओर को क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। कार्बोनेट ओर को क्या करते हैं, कैल्सिनेशन करते हैं, फिर इससे भी ऑक्साइड बनता है, इससे भी ऑक्साइड बनता है, फिर दोनों को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखने हैं कि जिंक ब्लेंड या कैलामाइन, जिसको कैलामाइन को जिंक स्पार भी बोलते हैं, इन दोनों को रिड्यूस आपको करना है ना। क्यों रिड्यूस करना है, ताकि जिंक मेटल बन जाए। रिड्यूस करने के लिए आपको एयर में गर्म नहीं करना है, आपको कार्बन में गर्म करना होगा। कार्बन क्योंकि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, समझ में आया। जैसे ZnO है, जिंक ऑक्साइड बन गया, इसमें कार्बन सॉलिड को गर्म आप करोगे तो जिंक बनेगा सॉलिड, प्लस क्या रिलीज होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा। अब देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, जिंक अगर ऑक्साइड बन गया तो आपको कार्बन के साथ गर्म कर देना होगा। बट एक और तरीका है गर्म करने का, ऑक्साइड बनने के बाद, ध्यान देना, ऑक्साइड बनने के बाद एक तरीका क्या है कि कोई अगर मेटल ऑक्साइड हो गया, यह इसी तीनों मेटल, किसी की बात हम कर रहे हैं, आयरन जिंक या लेड में से किसी का, तो आप एल्युमिनियम के साथ गर्म करो ना। एल्युमिनियम एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और वो फिर मेटल बनाता है, ठीक है। ये किस में आप कार्य करेगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड में ये काम करेगा, एल्युमिनियम वाला केस, मैग्नीज डाइऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड वाला। एक थर्माइट रिएक्शन क्या होता है देखो,
थर्माइट रिएक्शन क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। देखो फेरिक ऑक्साइड हमने ले लिया, जब इसको एल्युमिनियम के साथ गर्म करते हैं तो एल्युमिनियम के साथ ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाता है, रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ये बन क्या जाता है आयरन मेटल। इस रिएक्शन में जब एल्युमिनियम के साथ गर्म करते हैं तो बहुत सारे हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो इसका इस पर्टिकुलर रिएक्शन का काम, इस थर्माइट रिएक्शन का काम वेल्डिंग के लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर को वेल्ड करने के लिए, जैसे आयरन को जोड़ने के लिए, रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए, इसलिए इसको थर्माइट वेल्डिंग भी बोलते हैं, TW। थर्माइट रिएक्शन क्या है, फेरिक ऑक्साइड बन गया, फेरिक ऑक्साइड बन गया, फेरिक ऑक्साइड को गर्म करो आप एल्युमिनियम के साथ, गर्म करोगे तो क्या बनेगा आयरन मेटल रिड्यूस होगा, और इस रिएक्शन में बहुत सारे हीट प्रोड्यूस होंगे। हीट प्रोड्यूस होने के कारण ये इस हीट का यूज कर सकते हैं दो मेटल को जोड़ने के लिए। हाई रिएक्टिविटी वाला मतलब इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं, सोडियम है, कैल्शियम और मैग्नीशियम है। इसको आप ओर से निकालते हो, किस प्रोसेस से, ओर से प्यूरिफाई करते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन से, ठीक है। इस मेटल में जो गर्म करने के लिए बाद में कार्बन यूज किया जा रहा था, यहाँ पे वो यूज नहीं किया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन क्या हो, रिडक्शन किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जब पास करता है मोल्टन स्टेट ऑफ मेटल के मोल्टन स्टेट से, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मेटल क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है तो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl मतलब नमक पानी वाला, इससे होके इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे तो जो सोडियम मेटल है ना वो कैथोड पे जाके बैठ जाएगा। तो मेटल ऑब्टेन फ्रॉम दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ये प्योर फॉर्म में होता है। सबसे पहले रिफाइनिंग में ये पिक्चर देखिए, मेटल को आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया भाई, बहुत अच्छा काम किया, बट अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज है, ओर में से जो आप हटा रहे थे एक्सट्रैक्शन या कॉन्सेंट्रेशन या इनरिचमेंट कर रहे थे, सबका सब उससे नहीं चला गया, अभी भी कुछ इम्प्योरिटी है, इसको रिफाइन करना जरूरी है। किस प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के प्रोसेस से। जैसे मान लो यहाँ पे एनोड है, यहाँ पे कैथोड है, एनोड है कैथोड है। एनोड किस चीज़ से बना है, इम्प्योर मेटल से बना है। किस चीज़ से बना है, इम्प्योर मेटल, यहाँ पे कॉपर एग्जाम्पल है लेकिन है इम्प्योर। कैथोड किस चीज़ से बना है, प्योर से बना है। अब हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है ना, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, एसिडिफाइड, ये टैंक है। और ये एनोड मड क्या होता है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले ये किस किस में यूज होता है, चाहे कॉपर का मेटल आपने निकाल लिया, रिफाइन करना है, जिंक, टीन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, तो इम्प्योर मेटल से आपने इनोड बना लिया, प्योर मेटल से आपने कैथोड बना लिया। क्लियर, एनोड इम्प्योर, कैथोड प्योर। मेटल सॉल्ट का यूज करें आप एज ए इलेक्ट्रोलाइट, जो लिक्विड है या मोल्टन स्टेट है, मोल्टन स्टेट जो पानी टाइप का है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा इस सॉल्यूशन से, तो जो एनोड में क्या है, एनोड में अभी है पूरा इम्प्योर, लेकिन इसमें थोड़ा भी प्योर वाला होगा ना तो इसमें नीचे मिल जाएगा, और इसमें का प्योरिटी, जो लिक्विड में जो प्योरिटी है वो कैथोड पे बैठ जाएगा। तो ये यहाँ पे, और ये तो प्योर था ही, और ऊपर से प्योर बैठ जाएगा और इम्प्योर नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, मतलब सॉरी इम्प्योर बच जाएगा, इम्प्योर बच जाएगा। और इम्प्योरिटी भी दो प्रकार के है, एक पानी में पिघलने वाला और एक नहीं पिघलने वाला। जो नहीं पिघले वाला होगा वो नीचे बैठ जाएगा, इसलिए इसको एनोड मड बोलते हैं, मड कीचड़। और जो पिघलने वाला होगा वो पिघल जाएगा लेकिन रहेगा उसी पानी में। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज गो इनटू द सॉल्यूशन, लेकिन जो इनसॉल्युबल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, इसको हम एनोड मड बोलते हैं। मैंने यही बताया था ना कि प्योर में से, प्योर मेटल फ्रॉम एनोड, एनोड वैसे ही प्योर है बट उसमें से भी जो थोड़ा बहुत प्योर बचेगा वो इलेक्ट्रोलाइट में डिजॉल्व हो जाएगा, और उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट प्योर मेटल का इलेक्ट्रोलाइट से डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। अब देखो कोरोजन क्या होता है, मेटल पे जो जंग लग जाता है ना, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर में रहने से वो मेटल क्या करेगा, बहुत सारे चीज़ों से रिएक्ट करेगा और उस मेटल पे कोई लेयर आ जाएगा। किस किस चीज़ का आ जाएगा, ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बन। इसी तीनों को हटाने के लिए तो पूरा हम प्रक्रम कर रहे थे, बट यही आ जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। ये मेटल को खाने लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कोरोजन होता है रस्टिंग, यानी जंग लगना। जैसे ही आयरन मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो एक लेयर चढ़ जाता है, वो लेयर है आयरन ऑक्साइड का। ये ब्राउन कलर, रेड कलर का होता है, इसको रस्ट बोलते हैं और इस फेनोमेना को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। सिल्वर में, सिल्वर के ऊपर जो सल्फर प्रेजेंट होता है एयर में, वो
रिएक्ट करता है तो ये ब्लैक कलर का कर देता है, यानी सिल्वर को ब्लैक कलर का कर देता है। और मान लो ये सिल्वर है, सिल्वर के ऊपर एक लेयर बन गया, किस चीज़ का लेयर, सिल्वर सल्फाइड का, और ये ब्लैक कलर का दिखता है। सेम इसी तरह कॉपर पे कार्बन डाइऑक्साइड लग गया तो ग्रीन कोट हो जाएगा कॉपर पे, यानी वो ग्रीन कोट के क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है। आयरन जो ब्राउन फ्लैकी हो जाता है। इफ रस्टिंग इज नॉट प्रिवेंटेड इन टाइम द होल आयरन आर्टिकल वुड टर्न इनटू आयरन ऑक्साइड, इसको कोरोजन ऑफ आयरन बोलते हैं, ठीक है ना। इससे ह्यूज लॉस होता है। अब रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए पेंट करते हो, ग्रीजिंग करते हो, गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एलॉइंग, ये सब तरीका है, ठीक है। एलॉय में अगर एक एलॉय मर्क्यूरी है ना तो उसको एमालगम बोलते हैं। 24 कैरेट प्योर गोल्ड होता है उसमें, देखो क्योंकि गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, इसमें मिक्सर किया, क्या क्या मिक्स किया जाता है, सिल्वर और कॉपर मिक्स किया जाता है, यानी 22 कैरेट गोल्ड होता है और 2 कैरेट सिल्वर और कॉपर डाल दिया जाता है, जिससे इसे प्योर बनाया जा सके, मतलब इसे मजबूत बनाया जा सके, स्ट्रांग बनाया जा सके। इसके अलावा कई सारे जो मिक्स्ड करने वाले होते हैं ना, जैसे ब्रास किस किस चीज़ का बना है, कॉपर और जिंक का, ब्रॉन्ज कॉपर और टीन का, ये सब आपको ध्यान रख लेना है थोड़ा, ये वैसे मैं आगे कराऊंगा भी किसी न किसी चैप्टर में, ठीक है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करें कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यहाँ तक आने के बाद भी तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू।